हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी काली नदी। पंचेश्वर बांध काली नदी के ऊपर प्रस्तावित है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है काली नदी। उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है यह है काली नदी। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है यह है 252 किलोमीटर। यदि दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे आपकी भागीरथी नदी। भागीरथी नदी की लंबाई है 205 किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे आती है आपकी अलकनंदा नदी, जिसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। और चौथे नंबर पे है कोसी नदी, जिसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। नदियों की लंबाई भी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्रम भी लगाने को पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए काली नदी। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, काली और गौरी नदियों का संगम कहाँ होता है। तो काली और गौरी नदियों का जो संगम होता है ये होता है जौलजीबी नामक स्थान पिथौरागढ़ में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का जो संबंध है यह है जल संरक्षण से। जल संरक्षण के लिए चाल खाल बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है। तो किस झील को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है रूपकुंड ताल को। इसके अलावा इसे कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका यहाँ पे सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कि कंकाली ताल के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है रूपकुंड ताल को। और किस जनपद में, तो चमोली जनपद में। जनपद आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखो, नंद प्रयाग में अलकनंदा के साथ यहाँ पे नंदाकिनी नदी का संगम होता है। नंद प्रयाग से आपको ध्यान रखना है नंदाकिनी नदी। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है मासर ताल। मासर ताल जो आपका महासर ताल है ये आपके कहाँ है, टिहरी जनपद में। टिहरी जनपद में ये यहाँ पे दो कटोरे आकार के यहाँ पे ये ताल है। और इस ताल को भाई बहन के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ है, तो ये आपके महासर ताल या मासर ताल जो है ये आपके टिहरी जनपद में है। जनपद भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पिंडर नदी का उद्गम है। तो पिंडर नदी निकलता है पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है। तो गांधी सरोवर ताल के नाम से जाना जाता है चौराबाड़ी ताल को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो, जो चौराबाड़ी ताल है जो आपका जिसे गांधी सरोवर ताल के नाम से जाना जाता है ये आपके है केदारनाथ। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। जब 1948 में गांधी जी की अस्थियां तो इसी ताल में विसर्जित की गई थी। जब 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो इनकी जो अस्थियां थे इसी ताल में विसर्जित की गई थी, इसलिए इस ताल को चौराबाड़ी ताल के नाम से जाना जाता है। चौराबाड़ी ताल हो गया, सुरवादी ताल हो गया, गांधी सरोवर ताल के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना, किस जनपद में, तो रुद्रप्रयाग केदारनाथ के निकट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है। तो उबलती ताल ये कहा जाता है बयां ताल, जो फाजकंडी ताल है। फाजकंडी और बयां ताल के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ है, ये उत्तरकाशी जनपद में। और यह ताल उबलती हुई जल वाली ताल है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। तो उत्तराखंड की जो सबसे गहरी झील है यह नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल आपके नैनीताल जनपद में है। और इसके कितने कोने हैं? तो इसके 9 कोने हैं। और यह उत्तराखंड की क्या है? सबसे गहरी झील है। उत्तराखंड पूछा जाए कुमाऊं क्षेत्र के पूछा है तो ये सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल। यदि इसकी गहराई की बात करें तो इसकी जो गहराई लगभग 40 मीटर इसकी गहराई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। और जनपद किस जनपद में? नौकुचिया ताल, तो नैनीताल में। डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नौकुचिया ताल किस जनपद में है? तो यह नैनीताल में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए जो प्रसिद्ध नदी है यह गंगा नदी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर कौन सा प्रयाग यहाँ पे बताना कि कौन सा प्रयाग स्थित है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो ये होता है रुद्रप्रयाग में। देखो मंदाकिनी अलग है, नंदाकिनी अलग। ऊपर मैंने आपको बताया था जो नंदाकिनी नदी है तो अलकनंदा और नंदाकिनी का जो संगम होता है ये होता है नंदप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग में होता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। ये आपको ध्यान रखना है। जो आपकी मंदाकिनी नदी है ये निकलता है आपकी जो आपका चौराबाड़ी ताल है केदारनाथ, यहीं से निकलते हैं मंदाकिनी नदी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों को ये जाना जाता है सास बहू के नाम से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सास बहू के नाम से जाना जाता है भागीरथी और अलकनंदा। सास इसमें भागीरथी को कहा जाता है और बहू कहा जाता है अलकनंदा नदी को। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की कौन सी नदी किसकी सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पनार नदी है ये सरयू की सहायक नदी है, तो कथन तो बिल्कुल सही है। धौली गंगा जो पूर्वी धौली गंगा ये विष्णु गंगा की सहायक नदी, तो ये पूर्वी धौली गंगा विष्णु गंगा की नहीं बल्कि किसके? काली नदी की सहायक नदी है। तो दूसरा कथन यहाँ पे क्या गलत होगा? इसके यहाँ पे बी कर देना, उसे यहाँ पे सी कर देना। और जो गौरी गंगा है, गौरी गंगा काली की सहायक नदी, ये भी बिल्कुल सही है। और जाड़ गंगा जो है ये भागीरथी की सहायक नदी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। बी वाले यहाँ पे राइट आंसर होगा, बी वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो नल दमयंती जो ताल है ये आपके है नैनीताल जनपद में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और एक जन स्रोत है कि नल दमयंती ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ पे ग्लेशियर दे रखे हैं और एक तरफ यहाँ पे जनपद दे रखा है। बताने के कौन से यहाँ पे सही युग्म यहाँ पे है। तो गंगोत्री ग्लेशियर तो उत्तरकाशी में तो बिल्कुल सही है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। सतोपंथ ग्लेशियर चमोली में, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी युग्म यहाँ पे सही सुमेलित है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कफनी जो ग्लेशियर है ये आपके बागेश्वर जनपद में है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 4 नवंबर 2008। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम है? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है। तो नंदप्रयाग से आपको ध्यान रखना है नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है नंदप्रयाग में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है यह गंगोत्री ग्लेशियर। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। गंगोत्री ग्लेशियर का है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बाल गंगा जो ये है बिलंगना नदी की, बाल गंगा बिलंगना नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, हल्द्वानी। गौला नदी पर है आपका हल्द्वानी। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, श्यामला ताल कहाँ स्थित है?
श्यामला ताल हो गए, झिलमिल ताल हो गए, ये आपके कहाँ है, ये आपके चंपावत जनपद में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लदिया सहायक नदी है। तो लदिया किसकी सहायक नदी है? तो लदिया जो है ये काली नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शारदा काली नदी का उद्गम है। तो देखो काली नदी को शारदा के नाम से भी जाना जाता है और ये नदी निकलती है जो मिलम हिमनद है, जो आपका लिपुलेख दर्रा है उसके यहाँ पे काला पानी नामक स्थान है, यहाँ से नदी निकलती है। और इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी मिलम। यहाँ से यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे काला पानी नामक स्थान यहाँ पे है नहीं, तो इसका जो सही आंसर है यह है मिलम। ये आपके ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 के एग्जाम में पूछा गया था और आयोग ने इसका आंसर माना था मिलम हिमनद। तो मिलम हिमनद से निकलते काली नदी, और यह जो नदी है यह चंपावत के पूर्णगिरी के पास ही यह नेपाल में यहाँ पे प्रवेश करते हैं और नेपाल में यह नदी शारदा के नाम से प्रवेश करते हैं, यानी नेपाल में से काली नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी नदी नेपाल में शारदा के नाम से प्रवेश करते हैं, तो ये करते काली नदी। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो सी वाला इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सुंदरडुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? सुंदरडुंगा हिमानी आपके बागेश्वर जनपद में। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। सुंदरडुंगा होगा कफनी कहाँ है, यहाँ से भी आपकी कहाँ है, बागेश्वर में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जानवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? जानवी नदी जिसे जाड़ गंगा के नाम से जाना जाता है, ये किसकी सहायक नदी है? तो यह है भागीरथी। भागीरथी से कहाँ पे संगम करते हैं? तो ये उत्तरकाशी के भैरव घाटी नामक स्थान पर ये भागीरथी नदी से संगम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। तो खतलिंग हिमनद से यहाँ पे बताने की किस नदी का उद्गम यहाँ से होता है? तो खतलिंग हिमनद आपके टिहरी जनपद में यहाँ से निकलती है भिलंगना नदी। और भिलंगना किसकी सहायक नदी है? तो भिलंगना भागीरथी के। ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भिलंगना नदी किसकी सहायक नदी है, तो भिलंगना भागीरथी की है और ये निकलते हैं खतलिंग ग्लेशियर से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो झिलमिल होगा और श्यामला ताल ये कहाँ है, आपके चंपावत में है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। गंगनानी तप्त कुंड स्थित है। तो गंगनानी जो तप्त कुंड है यह गंधक युक्त जल वाला एक तप्त कुंड है और ये क्या है, आपके उत्तरकाशी जिले में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। गंगनानी तप्त कुंड कहाँ है? तो उत्तरकाशी जनपद में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतोपंत हिमनद उद्गम स्थल है। तो सतोपंत जो हिमनदी आपकी चमोली जनपद है, यहाँ से निकलते अलकनंदा नदी। तो यहाँ पे यही बताने कि सतोपंत हिमनद से कौन सी नदी का उद्गम होता है, ये होता है अलकनंदा नदी का। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? तो देखो जो मानव कंकाल पाए गए थे ये पाए गए थे रूपकुंड ताल। रूपकुंड ताल से जो राजा यशधवल और रानी बल्पा उनके सैनिकों के कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए थे, इसलिए इस ताल को कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, रूपकुंड ताल। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है? तो खतलिंग जो हिमानी यहाँ से निकलती है भिलंगना नदी। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की सबसे बड़ी परवा प्रणाली है। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी परवा प्रणाली कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, गंगा परवा प्रणाली। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद है ये आपका रुद्रप्रयाग है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला तो जनपद आपका हरिद्वार है और सबसे कम जनसंख्या वाला है रुद्रप्रयाग, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है 963।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का जो औसत लिंगानुपात है ये 963 है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नैनीताल जनपद का कौन सा स्थान है? तो यह है चौथा स्थान। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि पहले स्थान की बात करें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जनपद है वो आपका हरिद्वार है। पहले नंबर पर हरिद्वार है, दूसरे नंबर पर देहरादून है, तीसरे नंबर पर उधमसिंह नगर है और चौथे नंबर पर नैनीताल। ये क्रम आपको ध्यान रखना है, क्रम भी लगाने को पूछा जाता है। पहले पे हरिद्वार हो गया, दूसरे पे देहरादून, तीसरे पे आपका उधमसिंह नगर और चौथे पे है आपका कौन सा? नैनीताल। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? ये है हरिद्वार। सबसे कम तो रुद्रप्रयाग है, सर्वाधिक आपका हरिद्वार। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो देखो वर्ष 2011 के अनुसार दो जनपदों में यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे ऋणात्मक यहाँ पे रही थी। एक आपका अल्मोड़ा है, एक आपका पौड़ी गढ़वाल। तो इन दो जनपदों की जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे ऋणात्मक रही थी 2011 के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जनपद की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी ये ऋणात्मक रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े देहरादून उत्तराखंड राज्य की जारी किए गए। तो देखो वर्ष 2011 के जो जनगणना के जो अंतिम आंकड़े थे ये देहरादून जनपद में जारी किए गए थे और ये किए गए थे 31 मई 2013 को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या 2011 वाले 4 जिले घटते क्रम में है। तो यहाँ पे बताना है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पे सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिलों के यहाँ पे घटता हुआ क्रम यहाँ पे बताना है। तो आप लोग जानते हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद था आपका हरिद्वार था। तो हरिद्वार है, उसके बाद आपका देहरादून है, उसके बाद उधमसिंह नगर है और उसके बाद आपका नैनीताल है। अभी मैंने आपका बताया जो नैनीताल जनपद का कौन सा स्थान था, ये था चौथा। पहले नंबर पे हरिद्वार हो गया, दूसरे पे देहरादून, तीसरे पे उधमसिंह नगर, चौथे पे नैनीताल। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में वर्ष 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था दो जनपद आपके जो अल्मोड़ा और आपका पौड़ी गढ़वाल, इन दोनों जनपदों की जो जनसंख्या रही थी ये ऋणात्मक रही थी। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा। पौड़ी गढ़वाल तथा अल्मोड़ा जनपद की 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2001 जनगणना में उत्तराखंड राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व 159 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था जो 2011 में बढ़कर हो गया। तो वर्ष 2001 जनगणना में उत्तराखंड राज्य का जो औसत जनसंख्या घनत्व था वो था 159 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 2011 में बढ़कर हो गया था। तो 2011 में बढ़कर कितना हो गया था राज्य का औसत जनघनत्व? तो यह था 189। ऑप्शन बी यानी सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे ऑप्शन हो गए तो सी इसे यहाँ पे कर देना है, सी वाले यहाँ पे सही। हमको ध्यान रखना है जो 189 है ये 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का औसत जनघनत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर है। तो वर्ष 2011 के अनुसार राज्य का जो औसत साक्षरता दर है यह है 78.82%। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है? तो न्यूनतम आबादी वाला जनपद कौन सा है? तो न्यूनतम आबादी वाला आपका है रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक तो आपका कौन सा है? हरिद्वार है, न्यूनतम है आपका रुद्रप्रयाग। बी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी उधमसिंह नगर। वर्ष 2011 के अनुसार जो उधमसिंह नगर है यहाँ पे सबसे कम शिक्षित प्रतिशत है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
और सर्वाधिक शिक्षित कहाँ है, तो सर्वाधिक शिक्षित तो आपके देहरादून जनपद में और सबसे कम कहाँ है, उधमसिंह नगर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा आपका देहरादून है और सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा है, उधमसिंह नगर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है। तो लिंगानुपात की दृष्टि से भारत का उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो उत्तराखंड का भारत में स्थान है 13वां, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि साक्षरता की बात करें तो साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 17वां स्थान है और लिंगानुपात के हिसाब से इसका 13वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। तो जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो यह है 25वां, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जनपद कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जनपद हरिद्वार है। हरिद्वार का जो जनसंख्या घनत्व है यह है 801 है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जनपद कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जनपद उत्तरकाशी का, उत्तरकाशी का मात्र 41 जनसंख्या घनत्व है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है जनसंख्या घनत्व में, तो 25वां है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले हैं। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, तो सर्वाधिक तो आपका देहरादून है और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जो जनपद है वो आपका उत्तरकाशी है। तो यहाँ पे सर्वाधिक और सबसे कम बताना है, तो सर्वाधिक देहरादून है, सबसे कम किसका, उत्तरकाशी का है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो अभी मैंने आपको बताया था साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो यह 17वां। लिंगानुपात के हिसाब से 13वां स्थान है और साक्षरता के हिसाब से उत्तराखंड का देश में 17वां स्थान है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है। उत्तराखंड में महिला साक्षरता की जो दर है यह है 70%, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी कितना प्रतिशत निवास करती है। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना परसेंट निवास करता है, तो ये करता है 0.83%, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2001 से 11 के मध्य दशकीय वृद्धि दर में पूर्व दशक 1991 से 2001 की तुलना में कितनी कमी दर्ज की गई। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है 1.60%। वर्ष 2001 से 11 के मध्य दशकीय वृद्धि दर में पूर्व दशक 1991 से 2001 की तुलना में यहाँ पे 1.60% की कमी यहाँ पे दर्ज की गई थी, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर रही। तो वर्ष 2011 के अनुसार वर्ष 2001 से 11 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी, तो ये रही थी 18.81%, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता दर कितनी थी, तो पुरुष साक्षरता थी 87.40% और महिला साक्षरता थी 70%, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले हैं जो क्रमशः घटते क्रम में हैं। तो यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो 4 जिले थे, यानी यहाँ पे घटते क्रम में यहाँ पे लगाने हैं। तो आप लोग जानते हैं जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद था वो आपका कौन सा, अल्मोड़ा।
अल्मोड़ा का लिंगानुपात कितना है, यह है 1139। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जनपद आपका कौन सा है, अल्मोड़ा है। और सबसे कम वाला कौन सा है, तो सबसे कम वाला है आपका हरिद्वार। हरिद्वार का जो लिंगानुपात है यह है 880, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक तो अल्मोड़ा का, सबसे कम किसका है, यह है आपका हरिद्वार का। तो यहाँ पे घटते क्रम में आप बताने जो सर्वाधिक हैं, तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा किसका जनघनत्व है, तो सबसे ज़्यादा तो आपका अल्मोड़ा का है, उसके बाद रुद्रप्रयाग का है, उसके बाद पौड़ी गढ़वाल का है, उसके बाद है बागेश्वर का। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, सर्वाधिक अल्मोड़ा का है, उसके बाद रुद्रप्रयाग का है, उसके बाद पौड़ी गढ़वाल का है, उसके बाद है बागेश्वर का। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की 2001 में औसत साक्षरता 71.60% थी, जो 2011 में बढ़कर हो गई। उत्तराखंड राज्य में 2001 में औसत साक्षरता 71.60% थी, जो 2011 में बढ़कर कितनी हुई थी, ये हुई थी 78.82%। यहाँ पे ओवरऑल की बात हो रही है, तो ओवरऑल उत्तराखंड की साक्षरता, औसत साक्षरता कितनी है, ये 78.82% है। ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक व सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले क्रमशः है। तो वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक व सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जो जिले हैं, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला आपका देहरादून है, और सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद आपका बागेश्वर है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है। तो उत्तराखंड राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है यह है 189। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। 189 ऑप्शन में है नहीं, तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड राज्य का जनघनत्व है वो 189 है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है। तो इसका जो सही आंसर है यह आपका ऑप्शन बी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है, ओवरऑल तो राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो सबसे न्यूनतम जो जनसंख्या है वो आपके रुद्रप्रयाग की है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, तो सबसे कम जो जनसंख्या वाला जनपद यहाँ पे है वो आपका बागेश्वर है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद आपका कौन सा है, वो आपका देहरादून है। सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम आपका उधमसिंह नगर है। यदि महिला साक्षरता में पूछा जाए तो महिला साक्षरता में जो सबसे कम साक्षरता वाला जनपद आपका उत्तरकाशी है, और सर्वाधिक साक्षरता वाला आपका देहरादून है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, देहरादून सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है 2011 के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड प्रांत के किस जनपद में शिक्षितों का प्रतिशत सबसे कम है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, हरिद्वार। उत्तराखंड प्रांत के किस जनपद में शिक्षितों का प्रतिशत सबसे कम है, तो ये आपके हरिद्वार जनपद में, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता की दर है। तो पुरुष साक्षरता की दर यहाँ पे बताने, जो पुरुष साक्षरता की दर थी ये थी 87.40%। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और महिला साक्षरता कितनी थी, तो महिला साक्षरता थी 70%। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो जनपद है ये आपका देहरादून है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो सबसे कम है बागेश्वर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का महिला साक्षरता के संदर्भ में देश में स्थान है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है साक्षरता के हिसाब से, तो साक्षरता में उत्तराखंड का देश में 20वां स्थान है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। महिला साक्षरता में बताना है कि महिला साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो ये 20वां स्थान। ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल जो उत्तराखंड का साक्षरता के हिसाब से जो भारत में स्थान है यह है 17वां। ठीक है, महिला में कौन सा है, तो महिला में 20वां है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किस जिले की जनसंख्या 10 लाख नहीं है? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जनपद कौन से? आपका हरिद्वार है, देहरादून है और उधमसिंह नगर है। यहाँ पे बताना कि 10 लाख से कम यानी 10 लाख नहीं है। 10 लाख किस जनपद की नहीं है जनसंख्या? तो इस यहाँ पे क्या होगा? बागेश्वर। बागेश्वर की जो जनसंख्या 10 लाख से अधिक नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला आपका अल्मोड़ा जनपद है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा का लिंगानुपात कितना है? तो यह है 1139। सबसे अधिक किसी का है? अल्मोड़ा का। और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है हरिद्वार का। हरिद्वार का 880 है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम आपका हरिद्वार है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो यह है 13वां स्थान। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखेंगे, उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं जो बताना है कि जो उत्तराखंड में बांज बुरांस के वृक्ष पाए जाते हैं, यह किस प्रकार के वृक्ष हैं? उपोष्ण कटिबंधीय वनों की विशेषता है, या उप उच्च पर्वतीय वनों की विशेषता है, या समशीतोष्ण वनों की विशेषता है? यह एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है और यह पीसीएस एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी। जो बांज बुरांस के वृक्ष होते हैं यह समशीतोष्ण प्रकार के वृक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल किन 3 देशों के मध्य सहयोग है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, भारत, चीन और नेपाल। भारत, चीन और नेपाल के मध्य कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो इजी प्रश्न है, कई बार इसको कर चुके हैं। जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय ये देहरादून में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने के उत्तराखंड राज्य में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। तो सड़कों का विस्तार भी जैव विविधता के ह्रास का कारण हो सकता है, नगरीकरण भी हो सकता है और कृषि का विस्तार भी हो सकता है। तो यहाँ पे बताने के कौन से यहाँ पे जैव विविधता ह्रास का कारण नहीं है? तो बंजर भूमि का वनीकरण यहाँ पे जैव विविधता का ह्रास का कारण नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, कार्बे राष्ट्रीय उद्यान। कार्बे राष्ट्रीय उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1936। वर्ष 1936 में इसकी स्थापना हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम यहाँ पे रामगंगा नेशनल पार्क किया गया था और वर्ष 1957 में पुनः इसका नाम परिवर्तन किया जाता है। जो प्रकृति प्रेमी थे सर जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम रखा जाता है कार्बे राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है। तो चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को वनस्पति बगीचा कहा गया है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो पिरुल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, काला डूंगी नैनीताल। काला डूंगी नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले के विकास नगर तहसील में 2013 को कोका कोला प्लांट के विरोध में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हुआ? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने के उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले के विकास नगर तहसील में 2013 को कोका कोला प्लांट के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था?
तो 2013 को कोका कोला प्लांट के विरोध में विकास नगर देहरादून में आंदोलन हुआ था, छरबा आंदोलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छरबा आंदोलन हुआ था। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय आयात प्राधिकरण ने कितने पौधों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है 44 पौधों पर। भारतीय आयात प्राधिकरण ने 44 पौधों पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स निम्नलिखित में किस स्थान से संबंधित है? तो देखो, जो फ्रैंक स्माइथ है इन्होंने ही फूलों की घाटी की खोज करी थी 1931 को। 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज करी थी और उसी पर उन्होंने द वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक लिखी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फूलों की घाटी से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर 1957 ईस्वी में निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया जो कॉर्बेट नेशनल पार्क था इसकी स्थापना सर हेली के नाम पर वर्ष 1936 में हुई थी और स्वतंत्रता के बाद से रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना गया। और वर्ष 1957 में इसका नाम रखा जाता है जो प्रकृति प्रेमी थे सर जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम कर दिया जाता है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चंद्रप्रभा ऐतवाल नामक पर्वतारोही ने उत्तराखंड के किस बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में है और दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाने का श्रेय ये जाता है चंद्रप्रभा ऐतवाल को। ये आपको ध्यान रखना है। और दयारा बुग्याल में ही खेली जाती है मक्खन की होली, जो बटर फेस्टिवल होता है जिसे अंदूड़ी उत्सव, कभी कभी एग्जाम में देता है अंदूड़ी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दयारा बुग्याल में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान जिसकी स्थापना उत्तराखंड राज्य में 1995 ईस्वी में किस जिले में किया गया? तो गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान इसकी स्थापना 1995 को होती है और यह आपके किस जनपद में है? यह है नैनीताल जनपद में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, मैंने सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न लिए हैं, वही प्रश्न यहाँ पे लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से राज्य को हर्बल राज्य घोषित किया गया? सॉरी, यहाँ पे बताने कि किस राज्य को हर्बल राज्य घोषित किया गया? तो हर्बल राज्य घोषित किया गया है उत्तराखंड राज्य को ही। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो चीन के साथ सीमा निर्धारण करता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तरकाशी जनपद में है और इसकी जो सीमा लगती है ये लगती है चाइना से, क्योंकि उत्तरकाशी जनपद की सीमा भी चाइना से लगती है। जो आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ये चाइना बॉर्डर के ही पास है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और चीन से कितने जनपद सीमा बनाते हैं उत्तराखंड के? तो ये बनाते हैं 3, उत्तरकाशी, चमोली और आपका पिथौरागढ़। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को किस सन में विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, सन 2005। 2005 में फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कब किया था? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को क्या था? वर्ष 1988 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका नाम गंधमादन, बैकुंठ, भूंडार, पुष्पावली, पुष्परसा तथा फ्रैंक स्माइथ घाटी आदि नामों से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी के ही अन्य नाम है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक बाघों एवं सर्वाधिक हाथियों वाला आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक बाघों एवं सर्वाधिक हाथियों वाला आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो यह है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। सर्वाधिक बाघ यहीं पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ये आपके ऋषिकेश में है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पाटलिदोन उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क के मध्य ही है आपका पाटलिदोन। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। कभी कभी यहाँ पे जनपद भी पूछ लेता है कि पाटलिदोन किस जनपद में है, तो पाटलिदोन नैनीताल में जनपद आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थित इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब किया गया? तो देखो जो इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल है इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1878 में। 1878 में इसकी स्थापना हुई थी इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून की, और वर्ष 1906 में इसका नाम परिवर्तन किया जाता है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और स्वतंत्रता के बाद इसे जाना गया था इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से, जो आपका FRI है देहरादून, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1906 में इसका नाम किया गया था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था वर्ष 1991 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2006 में इन्होंने प्लेटिनम जुबली भी इन्होंने मनाई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव विहार जिसकी स्थापना 1986 में 600 वर्ग किलोमीटर में किया गया। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी अस्कोट वन्य जीव विहार। जो अस्कोट वन्य जीव विहार है आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1986 में। और इसका जो क्षेत्रफल है ये लगभग 600 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सर्वाधिक कस्तूरी मृग है ये इसी अस्कोट वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक कस्तूरी मृग किस वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अस्कोट वन्य जीव विहार में। और किस जनपद में? तो जनपद आपका पिथौरागढ़ जनपद आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 6 जनवरी 2006 को निम्नलिखित किस राज्य ने देश का पहला पौधारोपण नीति लागू करने वाला राज्य बना? तो पौधारोपण नीति लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य बना है ये बना है उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य पौधारोपण नीति लागू करने वाला राज्य है, और इसने कब यहाँ पे ये लागू यहाँ पे किया था? ये क्या था? 6 जनवरी 2006 को। वर्ष में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने कि वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार किसे दिया गया था। तो वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 में ये दिया गया था गौरा देवी को। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। गौरा देवी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से इसका संबंध है। इन्हें चिपको वुमेन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है वर्ष 1996 में। वर्ष 1996 में कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। पूछा जाता है कि मैती आंदोलन का जनक किन्हें माना जाता है? तो ये माना जाता है कल्याण सिंह रावत को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी ओलिव बुग्याल। स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है ओलिव बुग्याल। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है जिनमें से पहला और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की पहला और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। पहला तो आप लोग सभी जानते हो कि जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी वर्ष 1936 में, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी वर्ष 1980 में। वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में उनके स्थापना वर्ष के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी, बिल्कुल सही है।
गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में होती है, ये भी बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1982 में होती है, ये भी बिल्कुल सही है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1984 नहीं बल्कि कब हुई थी, 1983 में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले यहाँ पे गलत है, तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया था, सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ हैं। तो सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जो सी राजगोपालाचारी थे यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद गवर्नर का पद यहाँ पे समाप्त किया गया था और यह क्या थे, प्रथम भारतीय यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इसका फैलाव कितने जनपदों में, तो इसका जो फैलाव है यह है 3 जनपदों में, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल, इन 3 जनपदों में इसका फैलाव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान देहरादून जनपद में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने के कौन सा स्थान देहरादून जनपद में स्थित है। तो मालसी डियर पार्क देहरादून में, टाइगर फॉल भी देहरादून में और लच्छे वाला भी कहाँ है, देहरादून में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कहाँ है, देहरादून में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वन कानूनों से संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन ए, तिलाड़ी कांड। तिलाड़ी कांड वनों से संबंधित है, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। कब हुआ था तिलाड़ी कांड, जो इसे रवाई कांड के नाम से जाना जाता है। तो ये कांड कब हुआ था, ये हुआ था 30 मई 1930 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। 30 मई 1930 को रवाई कांड की घटना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और किसने तिलाड़ी कांड में यहाँ पे गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ये दिया था दीवान चक्रधर जुयाल ने। और उस समय टिहरी के राजा कौन थे, तो टिहरी के राजा थे नरेंद्र शाह। राजा भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। आज़ाद पंचायत का यहाँ पे गठन किया जाता है और यहाँ पे जो आदेश दिया था ये दिया था दीवान चक्रधर जुयाल। इसलिए दीवान चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड के यहाँ पे जनरल डायर भी जिसे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, कालागढ़। कालागढ़ नैनीताल में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे प्रश्नों में गलती कैसे होती है, यहाँ पे देखो जनपद भी दे रखा है और स्थान भी दे रखा है। तो कभी कभी क्या होता है, हम जल्दीबाजी में यहाँ पे जनपद यहाँ पे टिक कर देते कि कहाँ है, नैनीताल में। तो इसका नैनीताल नहीं बल्कि क्या होगा, कालागढ़। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए और तभी इनको सही करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कालागढ़ नैनीताल में है वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र। यदि यहाँ पे कालागढ़ नहीं दिया हुआ रहता तो इसका सही आंसर क्या होता, नैनीताल। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा कहाँ पर स्थित। देखो ये प्रश्न ऐसा होगा, यहाँ पे थोड़ा प्रिंट मिस्टेक यहाँ पे हो गई है। फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का जो संग्रहालय ये भीमताल नैनीताल में, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भोजपत्र वृक्ष बर्च मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की, जो भोजपत्र वृक्ष है ये किस हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, हिमालय क्षेत्र में। भोजपत्र वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंध हेतु किस पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, अति दीर्घ पैमाने पर। कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंध हेतु अति दीर्घ पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना ठीक रहेगा, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है।
तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी कार्बे राष्ट्रीय उद्यान। जो कार्बे राष्ट्रीय उद्यान है यह देश का पहला टाइगर रिजर्व था। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो जो कार्बे राष्ट्रीय उद्यान है, यदि इसकी बात करें तो इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था, तो इसे राष्ट्रीय उद्यान तो बनाया गया था वर्ष 1936। वर्ष 1936 में इसकी स्थापना की जाती है और इसका नाम रखा जाता है, जो तत्कालीन गवर्नर थे सर हैली, सर हैली के नाम पर इसका नाम रखा जाता है हैली राष्ट्रीय उद्यान। स्वतंत्रता के बाद इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना गया था और वर्ष 1957 में पुनः इसका नाम यहाँ पे परिवर्तन किया जाता है और इसका नाम रखा जाता है, जो प्रकृति प्रेमी थे सर जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम रखा जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहले यहाँ पे टाइगर रिजर्व से घोषित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना, कब किया गया था, 1 नवंबर 1973 को। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाए कि कार्बे राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 1 नवंबर 1973 को। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी देहरादून। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में और यहीं पे मनाया जाता है बटर फेस्टिवल। मक्खन की होली यहाँ पे खेली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बुग्याल में मक्खन की होली खेली जाती है, ये खेले जाते हैं दयारा बुग्याल। और दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है चंद्रप्रभा संतवाल को। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा बनाया जाता है, तो हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा यानी जो टोकरी आदि जो बनाई जाती है, ये किससे बनाई जाती है, ये बनाए जाते हैं रिंगाल से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रिंगाल से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, तो देखो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय पार्क था ये था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1936। 1936 को इसकी स्थापना होती है और इसका नाम रखा जाता है, जो तत्कालीन गवर्नर थे सर हैली, सर हैली के नाम पर इसका नाम रखा जाता है हैली राष्ट्रीय उद्यान। तो यह भारत का ही नहीं बल्कि क्या एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय पार्क था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ, तो चिपको आंदोलन किस जिले में शुरू हुआ था, यह हुआ था चमोली जनपद में। 1974 को चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसका नेतृत्व किसने किया था, ये किया था गौरा देवी ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अस्कोट वन्य जीव बिहार स्थित है, तो अस्कोट वन्य जीव जो बिहार है ये आपके किस जनपद में, यह है पिथौरागढ़ में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्य जीव बिहार है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1986। वर्ष 1986 में इसकी स्थापना होती है और यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है यह है 599.93 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी लगभग 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और जो सर्वाधिक कस्तूरी मृग है ये इसी अस्कोट वन्यजीव बिहार में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स मैंने सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न यहाँ पे लिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की चारा किस वृक्ष में प्राप्त होता है। तो चारा किससे प्राप्त होता है, ये होता है बांज वृक्ष से। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो जो बांज वृक्ष है इसे उत्तराखंड का वरदान वृक्ष से कहा जाता है और जो या हरा सोना भी से कहा जाता है। उत्तराखंड का वरदान या उत्तराखंड का हरा सोना किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है बांज वृक्ष। और इसका वनस्पतिक नाम क्या है, तो इसका जो वनस्पतिक नाम है ये है क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा, इसका वनस्पतिक नाम है। और उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो उत्तराखंड में इसकी तो 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। और यदि विश्व की बात करें तो विश्व में इसकी कुल 40 प्रजातियां पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे राज्य यहाँ पे बताना है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है, चमोली जनपद में। डी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और फूलों की घाटी की खोज किसने करी थी, तो ये करी थी फ्रैंक स्माइथ ने 1931 को। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में कांचुला खरक है। तो उत्तराखंड में कांचुला खरक क्या है, तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। कस्तूरी मृग के प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र के लिए उत्तराखंड के चमोली जनपद में कांचुला खरक की स्थापना ये हुई थी 1982 में इसकी स्थापना हुई थी चमोली जनपद में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग हैं। तो उत्तराखंड में जो जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितने प्रकार की किस्में यहाँ पे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है लगभग 500 प्रकार। 500 प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती है उत्तराखंड राज्य में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लीसा प्राप्त किया जाता है। तो लीसा किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो लीसा होता है चीड़ के वृक्ष से। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और लीसा का जो टपान कार्य शुरू हुआ था, हुआ था 1890 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि राज्य में लीसा टपान का कार्य कब शुरू हुआ था, यह था 1890 में। वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी। तो 1974 में रैणी गांव में हुआ था चिपको आंदोलन शुरू, और इसका नेतृत्व किया था, ये क्या था, गौरा देवी ने। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट को। और सुंदरलाल बहुगुणा ने यहाँ पे नारा भी दिया था कि हिमालय बचाओ और देश बचाओ का नारा भी किसने दिया था, ये दिया था सुंदरलाल बहुगुणा को। ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय बचाओ और देश बचाओ का नारा किसने दिया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। और पर्यावरण के क्षेत्र में जो चंडी प्रसाद भट्ट थे, इनका संबंध किस जनपद से, तो इनका संबंध भी चमोली जनपद से है। और इन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था वर्ष 1982 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी के उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो इन्हें वृक्ष मानव के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, पहाड़ों में जहाँ पे यहाँ पे वृक्ष बीन जो जंगल थे, उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे वृक्ष लगाने का कार्य उन्होंने शुरू किया था 1949 इन्होंने वृक्ष बीन पहाड़ों पर पेड़ लगाने के पे काम किया था, इसलिए इन्हें वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रैणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है। तो इनका संबंध किससे रहा था, ये रहा था चिपको आंदोलन से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान में है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है। कब नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 1988 में। वर्ष भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। देखो जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इसे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और फूलों की घाटी को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 2005 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था वर्ष 1988 में, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को किया गया था 2005 में। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है, ये पाई जाती है फूलों की घाटी में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 17वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है। तो 17वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो यह है 45.44%। 45.44% भाग पर क्या है, 1% है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है।
देखो 17वें वन रिपोर्ट के अनुसार जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो वन है यह है आपके पौड़ी जनपद में। सबसे कम किस में है, तो सबसे कम जो क्षेत्रफल पर वन है वो है आपके उधमसिंह नगर। यदि प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में जो सर्वाधिक वन है वो आपके नैनीताल में है, वो सबसे कम आपका उधमसिंह नगर है। उधमसिंह नगर क्षेत्रफल में भी सबसे कम क्षेत्रफल में है और प्रतिशत में भी क्या है, सबसे कम है। और क्षेत्रफल में तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल है वो आपके पौड़ी जनपद में है और प्रतिशत में सर्वाधिक वन किस में है, तो आपके नैनीताल जनपद में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून जनपद में, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था उत्तराखंड का वरदान या उत्तराखंड का जो हरा सोना कहा जाता है ये कहा जाता है बांज वृक्ष। और इसके अलावा इसे बांज वृक्ष को शिव की जटाभी से कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो इसका वनस्पतिक नाम है, वनस्पतिक नाम इसका क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोर इसका यहाँ पे क्या है, वनस्पतिक नाम है। और उत्तराखंड में इसकी 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और विश्व में इसकी 40 प्रजातियाँ पाई जाती है। ये सभी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल है, तो अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखा था विश्व धरोहर में कौन शामिल है, तो यह नंदा देवी रिजर्व। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नंदा देवी है और फूलों की घाटी भी है। नंदा देवी को वर्ष 1988 में शामिल किया गया था और फूलों की घाटी को किया गया था 2005 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नंदन कानन भी फूलों की घाटी को कहा जाता है, भ्यूंडार पार्क भी कहा जाता है और पुष्पावली भी कहा जाता है, पुष्प सरोवर नहीं कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, पुष्प सरोवर से नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है, फिर से यहाँ पे वही क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे अन्य नाम है। तो देखो फूलों की घाटी को किन नामों से जाना जाता है, अलका नाम से जाना जाता है। अलका किस में कहा गया है, तो ये कहा था महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत में फूलों की घाटी को अलका कहा था और फ्रैंक स्माइथ ने इसकी खोज करी थी 1931 में। फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में फूलों की घाटी की खोज करी थी, इसलिए से फ्रैंक स्माइथ घाटी के नाम से भी जाना जाता है और बैकुंठ के नाम से भी से जाना जाता है, शांत घाटी के नाम से नहीं जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ, तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था 1974 चमोली जनपद से, बी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कार्बेर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है, तो कार्बेर राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है यह है 520.82 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो जो कार्बेर राष्ट्रीय उद्यान है इसका जो फैलाव है यह है 2 जनपदों में, नैनीताल में भी और पौड़ी में भी। ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा जाए कि इसका फैलाव किन जनपदों में, तो नैनीताल में भी और पौड़ी में। जिसका मुख्यालय वो आपके नैनीताल के ढिकाला में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है जो कार्बेर राष्ट्रीय उद्यान का जो प्रवेश द्वार है ये कहाँ है, ये आपके ढिकाला नैनीताल में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन एक जैव आरक्षी क्षेत्र है, तो जैव आरक्षी क्षेत्र कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, नंदा देवी। नंदा देवी एक जैव आरक्षी क्षेत्र है, डी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महाभारत में वर्णित नंदनकानन को वर्तमान कहा जाता है, तो महाभारत में नंदनकानन किसके लिए कहा गया है, तो ये कहा गया है फूलों की घाटी के लिए। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है, तो राज्य का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो वन्यजीव विहार है ये आपका है केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार इसका फैलाव भी 2 जनपदों में, चमोली और रुद्रप्रयाग। और इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि राज्य के सबसे छोटे वन्यजीव विहार की बात करें तो आपका मसूरी वन्यजीव विहार है, जिसका कुल क्षेत्रफल है लगभग यहाँ पे 11 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से है,
तो चिपको आंदोलन से किसका संबंध है? तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गौरा देवी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया किन जनपदों में इसका फैलाव है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। तो इसका जो फैलाव है यह है 2 जनपदों में, नैनीताल और आपका पौड़ी गढ़वाल, इन 2 जनपदों में इसका फैलाव है। C यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी है निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध जो फूलों की घाटी आपके चमोली जनपद में, C यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई थी? देखो इसकी खोज तो 1931 में करी थी फ्रैंक स्माइथ ने। तो इसे राष्ट्रीय उद्यान जो घोषित किया गया था, ये किया गया था वर्ष 1982 में, ये आपको ध्यान रखना है। और यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? यह 87.5 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सबसे बड़ा तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे छोटा कौन सा है? वो आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यदि वन्य जीव विहार पूछा जाए तो सबसे बड़ा जो वन्य जीव विहार है आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार है और सबसे छोटा वन्य जीव विहार है मसूरी वन्य जीव विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था ये था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। D वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह भारत का ही नहीं बल्कि क्या एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, ये आपको ध्यान रखना है। 1936 इसकी स्थापना हुई थी हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। स्वतंत्रता के बाद इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना गया था और वर्ष 1957 में इसका नाम परिवर्तन किया जाता है और ये रखा जाता है जो प्रकृति प्रेमी थे सर जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम रखा गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखो बार बार मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको सभी प्रश्न इसी क्लास में क्या याद हो जाएं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया। तो उत्तराखंड में जो प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया था ये क्या गया था? 1931 में। ऑप्शन C इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।